Good morning, dear students. This video is for class 7th, and today we will study chapter number 6 of your SST geography book. The name of the chapter is Element of Weather and Climate. तो प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ये जो वीडियो है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपकी SST ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम और जलवायु के तत्व। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग रेडी होंगे पेन एंड पेपर के साथ। तो पैराग्राफ की रीडिंग मैं शुरू कर रहा हूं, रेडी रहिए। द डे टू डे एंड आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज वेदर, यानी जो प्रतिदिन का वातावरण होता है और प्रति घंटे जो वातावरण की दशा होती है उसे हम वेदर यानी कि मौसम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि डे टू डे एंड आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज वेदर, यानी दिन प्रतिदिन और घंटे टू घंटे जो वातावरण एटमॉस्फेयर की दशा होती है उसे ही हम वेदर कहते हैं। इट इज़ डायनामिक एंड कीप्स चेंजिंग। ये जो मौसम होता है यह डायनामिक होता है। डायनामिक माने गतिशील, और कीप्स चेंजिंग माने बदलता रहता है। वेदर डाटा इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। जो मौसम संबंधी डाटा यानी कि आंकड़ा होता है वह एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यानी वास्तविक निरीक्षण पर आधारित होता है। द वेदर मे बी सनी इन द मॉर्निंग और क्लाउडी और रेनी इन द इवनिंग, यानी जो मौसम होता है वह हो सकता है सुबह के वक्त कैसा हो, धूप वाला हो, और हो सकता है शाम तक आते आते वह मौसम जो है बादलों से घिरा हुआ हो या बारिश वाला हो सकता है। यानी मौसम, जैसा कि मैंने बताया कि कीप चेंजिंग, बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि किसी दिन सुबह बहुत अच्छी धूप निकलती है और शाम तक जाते जाते बारिश हो जाती है या बादलों से आकाश घिर जाता है। इवन विद इन द सेम रीजन वन सिटी और टाउन में बी एक्सपीरियंसिंग ए windy day with a cloudy sky and another town or city may be having a clear sky। ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ शहर में हो सकता है कि सुबह के वक्त हवादार दिन हो, यानी हवा बह रही हो और आसमान में बादल भी छाए हों, लेकिन हो सकता है दूसरे शहर में मौसम ऐसा ना हो, वहाँ का जो मौसम हो कैसा हो, क्लियर हो, यानी वहाँ बारिश की कोई संभावना ना हो। तो जो वेदर होता है इसको हिंदी में मौसम कहते हैं, और वेदर जो होता है दिन प्रतिदिन या घंटे दर घंटे की जो वातावरण की दशा होती है उसे वेदर कहते हैं। वेदर एक समान नहीं रहता, यह हमेशा गतिशील और बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं कि एक शहर में जैसा वेदर हो वैसा ही वेदर दूसरे शहर में भी हो। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, डू यू नो द फैक्ट में, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो दी गई है मेट्रोलॉजी के बारे में। हम यहाँ समझेंगे कि मेट्रोलॉजी होता क्या है। तो द साइंस विच स्टडीज द एलिमेंट ऑफ वेदर इज़ नोन एज मेट्रोलॉजी। अब यहाँ पर मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है, आपको देखना है मेट्रोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा जो मैंने बॉक्स में कर दिया है, कि वह विज्ञान जिसमें हम मौसम संबंधी अध्ययन करते हैं उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मौसम विज्ञान कहते हैं, हिंदी में इसे मौसम विज्ञान कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे लिखा है कि ऑल द मेट्रोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट मतलब मौसम विज्ञानी, मेट्रोलॉजिस्ट को कहते हैं मौसम विज्ञानी। ये क्या करते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ वेदर। ये मौसम संबंधी सभी जरूरी सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, और सूचनाएं कलेक्ट कहाँ से करते हैं उसकी जानकारी आगे दी गई है कि फ्रॉम द सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट की तस्वीरों से, यानी सैटेलाइट द्वारा भेजी गई तस्वीरों, एंड फ्रॉम द वेदर स्टेशन, और जो मौसम विज्ञान के केंद्र बनाए गए वहाँ से सूचनाओं को, डाटा को कलेक्ट करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, एंड प्रिडिक्ट और फोरकास्ट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। और इन इमेजेस के जरिए और उन आंकड़ों के जरिए जो इन मेट्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहे हैं उसके आधार पर मेट्रोलॉजिस्ट मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। फोरकास्ट या प्रेडिक्ट का मतलब होता है
भविष्यवाणी करना। तो मौसम विज्ञानी सैटेलाइट से भेजी गई इमेज और मौसम विज्ञान केंद्रों से भेजे गए आंकड़ों के आधार पर मौसम के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि फोरकास्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है क्लाइमेट के बारे में, हम समझेंगे क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी, मान लीजिए कोई हमने जगह ले लिया, एक कोई एरिया ले लिया, अब यहाँ पर जो मौसम की लंबे समय तक दशा होगी उसी को हम क्लाइमेट कहेंगे। इट इज़ जनरली द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ 30 to 35 ईयर्स, यानी जो क्लाइमेट होता है यह किसी भी जगह पर एक लंबे समय तक जो वातावरण की दशा होती है उसको कहते हैं क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस यही है कि जो क्लाइमेट होता है वह घंटे प्रति घंटे, यानी एक घंटे में कुछ और हो गया वेदर, अगले घंटे में कुछ और हो गया, अगले घंटे में कुछ और हो गया। जैसे आज का ही दिन आप ले लें तो अभी देखिए शीत पड़ी है, लेकिन हो सकता है दोपहर 2 बजे तक जाते जाते शीत हट जाए और धूप हो जाए। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये वेदर का परिवर्तन माना जाएगा, न कि क्लाइमेट का। क्लाइमेट क्या होगा कि भारत में पिछले 30 से 35 वर्ष, यानी 30 से 35 वर्ष के अंदर जो वेदर की यानी मौसम की दशा होगी उसका हम एवरेज निकालेंगे। वह एवरेज जो निकलेगा उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। क्लाइमेट क्या होता है, यह परमानेंट होता है, यह बदलता नहीं, जल्दी जल्दी बदलता नहीं। इट इज़ मोर और लेस परमानेंट फ्यूचर, वही बात जो मैंने कही कि यह हमेशा क्या होता है, परमानेंट होता है, यह बदलता नहीं। वी से दैट इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, लिखनी है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वह कैसा है, मानसून टाइप है, यानी मानसूनी। मानसून को लिख सकते हैं मानसूनी। तो इंडिया की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी है। तो दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू राइट दिस। बट इट इज़ रॉन्ग टू से दैट इन क्लाइमेट इज़ रेनी टुडे, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि यदि हम ऐसे बोलें कि आज भारत की जलवायु मानसूनी है तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मानसून जो होता है, क्लाइमेट जो होता है वह लंबे समय का टाइम पीरियड में जो एटमॉस्फेयर होता है उसको कहा जाता है, जबकि वेदर घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिया गया है, इसको आपको नोट करना है, आप कॉपी पेन लेके रेडी रहिए। यहाँ आपको बताया गया है कि वेदर और क्लाइमेट के बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं, यानी वेदर और क्लाइमेट किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो मैं आपको जिन जिन चीज़ों को कहूँगा आप उनको नोट कर लीजिए। पहले आप हेडिंग डालेंगे कि एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पर लिखा है कि वेदर एंड क्लाइमेट हैव द सेम बेसिक एलिमेंट, यानी दोनों को जो एलिमेंट होते हैं वे एक जैसे होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, पहला है टेम्परेचर यानी तापमान, दूसरा क्या है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कहते हैं आर्द्रता, आर्द्रता। इसी का दूसरा नाम है नमी, इसी को दूसरा क्या कहते हैं, नमी, यानी जो हवा बहती है उसमें नमी कितनी है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगला है रेनफॉल यानी बारिश कितनी होती है। अगला है एयर प्रेशर यानी वायु का दबाव। अगला है डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, वायु की दिशा किधर है, यानी किधर से किधर बह रही है। आप देखते होंगे लोग कहते होंगे पछुआ बह रही है, पूर्वी बह रही है, ऐसे कहते हैं ना, तो वो हवा की दशा होती है यानी दिशा होती है। अगला है सनशाइन यानी धूप कितना खिला है। और अगला तत्व है क्लाउडीनेस यानी बादलों की स्थिति क्या है। तो ये जितने बोर्ड में लिखे गए हैं, दिस और द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि द डिफरेंस, ये इसमें कोई मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे जो लिखा है कि वेदर इन्फ्लुएंस यानी मौसम जो है प्रभावित करता है आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारे दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो है मौसम प्रभावित करता है। यहाँ तक कि हमारे कपड़े यानी पहनावे को और फूड यानी कि भोजन को भी प्रभावित करता है। जैसे अभी शीतलहर का है तो आपने ऊनी कपड़े पहन रखे होंगे, जबकि गर्मी में आप ऊनी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो क्या हुआ, ये बता रहा है कि मौसम जो है हमारे डेली की जो लाइफ है उसको प्रभावित करता है। आगे लिखा है, अब इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं लिखी है इस पैराग्राफ में, केवल ये जो बोर्ड में लिखा है इसको मैं समझा देता हूँ। क्लाइमेट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर वे ऑफ लाइफ। क्लाइमेट का जो होता है हमारे जीवन पर एक बहुत
गहरा प्रभाव पड़ता है। द टाइप ऑफ हाउसेस वी लिव इन, the type of clothes that we wear, the crop that grow in a region, and the food habits of the people depend on the climate of the place। यानी क्लाइमेट किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यानी क्लाइमेट के कारण आप देखते होंगे किसी देश का जो मकान होता है, मकानों के बनावट की दशा जो होती है अलग अलग होती है। और पहनावे को लेकर जैसे हमारे देश में अलग ढंग के कपड़े पहने जाते हैं, अमेरिका, लंदन, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ के लोगों को देखेंगे वे अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहाँ की जलवायु के कारण होता है। इसके अलावा जो फसल होती है, क्रॉप्स, वह भी आप देखते होंगे अलग अलग होता है। हमारे देश में किसी और टाइप का क्रॉप होगा तो दूसरे देशों में किसी अलग टाइप का और क्रॉप होता है। हमारे यहाँ जैसे धान गेहूँ की खेती ज़्यादा होती होगी, हो सकता है कहीं पर धान गेहूँ के अलावा फलों की खेती ज़्यादा होती हो। तो ये किसके वजह से है? ये क्लाइमेट की वजह से है। इसके अलावा जो खान पान की आदतें हैं वे भी किस पर डिपेंड करती हैं? क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में जो उनके एलिमेंट हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो एलिमेंट था वो था टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। अब यहाँ डेफिनेशन दी गई है किसकी? टेम्परेचर की। इसको आपको लिख लेना है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी गर्मी का जो अंश होगा, यानी गर्मी का जो मापने पर हम डिग्री में मापते हैं गर्मी को, तो कितने अंश की गर्मी है। एंड कोल्डनेस माने ठंडी, यानी गर्मी और ठंडी ऑफ द एयर, ये जो हवा बह रही है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वही टेम्परेचर कहलाता है। जैसे अभी जो हवा है वो ठंडी है तो हमारा टेम्परेचर क्या है? नीचे है। और यही टेम्परेचर जब मई जून में बढ़ जाता है तो उसकी हवा की गर्मी बढ़ने के वजह से होता है। तो यहाँ से आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो आपको ये लिखना है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, यानी हवा कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है उसके आधार पर वहाँ की जो टेम्परेचर है उसको डिसाइड किया जाता है। कि हवा के गर्मीपन और ठंडपन को ही किसी क्षेत्र का टेम्परेचर यानी कि तापमान कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस वेराइज बिटवीन डे एंड नाइट। किसी भी स्थान पर जो तापमान होता है वह हो सकता है दिन में कुछ और हो और रात में कुछ और हो। यानी दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर हो सकता है, यानी टेम्परेचर बदल सकता है। एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, और एक सीजन यानी एक मौसम से दूसरे मौसम में भी तापमान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अभी शीत ऋतु का मौसम चल रहा है जिसमें तापमान कम है। यही जब समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु आएगा, समर सीजन आएगा, समर यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो वहाँ टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस में वेरी कंसिडरेबली इन द समर एंड विंटर्स। वही जब मैंने बताया कि समर यानी गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है और विंटर में तापमान कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक वोकेबुलरी दी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वोकेबुलरी में आपको समझाया गया है इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन को कहते हैं आतपन। इंसोलेशन को कहते हैं आतपन। आप चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं आतपन। अगर आतपन आपकी समझ में न आवे तो आप लिख सकते हैं सूर्य तप। सूर्य तप यानी सूर्य से जो गर्मी होती है उसी को बोलते हैं इंसोलेशन, यानी कि आतपन बोलते हैं। अब इसमें आपको बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। यानी पृथ्वी की सतह द्वारा और वातावरण के द्वारा सूर्य से जो गर्मी प्राप्त होती है उसी को सूर्य तप यानी कि आतपन कहते हैं। यानी सूर्य से प्राप्त गर्मी को ही आप कह सकते हैं इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप। अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में लिखा है द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। अब सूर्य जो है वह पृथ्वी पर जो है हीट और लाइट यानी गर्मी और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि सोर्स है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इंसोलेशन और द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब यहाँ पर मैं फिगर के जरिए आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका सूर्य। तो सूरज की जो किरणें आएंगी पृथ्वी पर, यह पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ती हैं। कहीं पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं और कहीं पर
कम पड़ती हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ती हैं। कहीं कहीं तो देखिए सीधे पड़ रही हैं और कहीं कहीं पर तिरछी पड़ रही हैं। ये कैसे पड़ रही हैं? तिरछी पड़ रही हैं। तो जहाँ सीधे पड़ेगा इस एरिया में यहाँ सूर्यताप ज़्यादा होगा, यानी गर्मी ज़्यादा होगी, जबकि इन इलाकों में कम होगी। और ये जो पीछे का हिस्सा है जो सूर्य के सामने अभी नहीं पड़ा है, यहाँ क्या होगा? यहाँ ठंडक का मौसम हो सकता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि the distribution of temperature is influenced by insolation or the incoming solar energy intercepted by the earth। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है, वह अलग अलग हो सकता है। the amount of insolation decrease from equator towards the north pole। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझा दें, मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ डायग्राम। ये मान लीजिए ग्लोब है आपका, ये क्या है? आपका ग्लोब है। और यहाँ मैं बना देता हूँ सन को, ये आपका सन हो गया। अब जैसा कि आपको पढ़ाया गया होगा आपके चैप्टर नंबर 1 या 2 में कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच ये लाइन जाती है, इसको कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। ये आपकी क्या है? इक्वेटर। और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। जब सूर्य यहाँ होगा तो इसकी जो किरणें होंगी ये सब जगह सीधे समान नहीं पड़ेंगी, यानी सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? इक्वेटर पर पड़ेंगी। तो इक्वेटर पर जो मौसम होगा वह गर्म होगा। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर सूर्य की किरणें उतनी समान गति से या उतनी बराबर मात्रा में नहीं पहुँचती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ते हैं, इक्वेटर से किधर बढ़ते हैं? पोल्स की ओर, तो जो तापमान होगा वो कम होता जाएगा। यानी यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होगा? तापमान कम होगा। इन जगहों पर तापमान कम होगा। तो हमको यही समझाने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ में कि जब आप इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल रीजन हैज़ much higher temperature than the poles because the equator gets more insolation as it receive direct rays of the sun। अब यहाँ फिर मैं आपको समझा दूँ कि ये मैंने ग्लोब बना दिया और ये मैंने बना दिया सूर्य। इसमें ये बताया गया है कि सूर्य की पहले एक लाइन खींच देते हैं, ये आपका हो गया इक्वेटर। तो सूर्य से जो रेज आती हैं वे इक्वेटर पर सीधे पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? सीधे पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ जो देश होंगे, इस एरिया में जो देश पड़ेंगे पृथ्वी के, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन जो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, यहाँ सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती बल्कि कैसे पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तिरछी का मतलब स्लैंट पड़ती हैं। स्लैंट माने तिरछी। तो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए पोल्स पर जो है तापमान कम होता है, जबकि इक्वेटर पर तापमान अधिक होता है। तो इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें फिर दिया गया है कि डू यू नो द फैक्ट वाले में। तो इसमें लिखा है टेम्परेचर इज़ मच हायर इन सिटीज़ दैन इन विलेज। अब शहरों में जो तापमान होता हुआ अधिक होता है, जबकि गांव में तापमान कम होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यहाँ बताया गया है कि द मेटल एंड कॉन्क्रीट इन द हाई राइज बिल्डिंग्स ट्रैप द हीट एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। अब आपने शहरों में देखा होगा कि वहाँ जो मकान बने होते हैं उसमें बहुत सारी धातुओं का प्रयोग होता है, यानी एल्युमिनियम, लोहा, तमाम इस तरह की धातुओं का प्रयोग शहर के मकानों में होता है। और शहर के मकान चूँकि स्टाइलिश होते हैं तो उसमें तरह तरह के पत्थर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य की उष्मा को, गर्मी को फंसा लेते हैं, यानी अपने में रोक लेते हैं। तो इस वजह से शहरों में जो है गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि गांव में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहाँ पर स्पेस भी होता है। इसीलिए गांव में जो है गर्मी कम पड़ती है, जबकि शहरों में गर्मी अधिक होती है। तो इस डू यू नो में आपको इतना ही पढ़ना था। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। इसमें दिया गया है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट हीटेड डायरेक्टली बाय द सन। यानी जो पृथ्वी का वातावरण है वह क्या करता है? डज नॉट गेट हीटेड डायरेक्टली बाय द सन। वह सूर्य की गर्मी से, यानी सूर्य की किरणों से सीधे गर्म नहीं होता है। सिंस द अर्थ इज सॉलिड इट गेट्स हीटेड फर्स्ट। चूँकि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी जो कैसा है? सॉलिड है, इसलिए जल्दी गर्म होता है। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक फैक्ट आपको और बता दें कि लैंड मास
लैंड मास यानी भूमि जो होता है यह जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स हीटेड। अब जो पृथ्वी का ये जमीन का टुकड़ा है, ये वातावरण है, वातावरण में जो वायु है, हवा है, यह सूर्य की किरणों से क्या होती है, गर्म होती है। पहले हवा गर्म होती है, सूर्य की किरणों से पहले हवा गर्म होती है। ये गर्म हवा जब पृथ्वी की सतह से टकराती है तो पृथ्वी की सतह भी गर्म हो जाती है। तो यही बताया गया है कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य की किरणों से गर्म नहीं होती है, बल्कि ये जो सूर्य की किरणों से गर्म हवा जब इससे टकराती है सूर्य की सतह से, तब पृथ्वी गर्म हो जाती है। अब यहाँ पर दिया गया है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी हम गर्मी को, ताप को किस में मापते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी गर्मी का मापन यानी ताप का मापन। तो इसमें दिया गया है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। तो यहाँ पर ये लाइन आपको लिखना है कि जो टेम्परेचर यानी तापमान को हम मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। आप थर्मामीटर से परिचित भी होंगे। द थर्मामीटर्स आइदर यूज फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल। अब जो थर्मामीटर होता है इसमें पैमाने बने होते हैं। ये पैमाने या तो फ़ारेनहाइट में होंगे या फिर सेंटीग्रेड में होंगे। ये दोनों चीज़ें आपको फिर लिखनी है नोटबुक में। बट द स्केल मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्रीज। लेकिन जो तापमान को नापा जाता है वो किस में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। डिग्री को अंश बोलते हैं, तो टेम्परेचर को डिग्री में मापा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इन इंडिया इज़ डिग्री सेल्सियस। अब भारत में जो मानक इकाई है तापमान को मापने की इकाई हो क्या है, डिग्री सेल्सियस। यानी भारत में जब भी तापमान को मापा जाएगा तो वह डिग्री सेल्सियस में मापा जाएगा। हो सकता है किसी देश में फ़ारेनहाइट में मापा जाता हो, लेकिन हमारे देश में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको लिख लेने हैं। Do we commonly use centigrade scale? The weather bulletins use the word Celsius instead of centigrade because it was invented by the एंड्रयू सेल्सियस। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको देख लेते हैं कि वी कॉमनली यूज सेंटीग्रेड स्केल। हम सामान्यतः सेंटीग्रेड स्केल का प्रयोग करते हैं। द वेदर बुलेटिन, लेकिन जो मौसम संबंधी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं वे सेंटीग्रेड की स्थान पर क्या यूज करते हैं, सेल्सियस को यूज करते हैं। यानी मौसम संबंधी जो सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं उनमें सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः सेंटीग्रेड का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्सियस का जो खोज की थी, सेल्सियस की जिसने खोज की थी उस व्यक्ति का नाम था एंडर्स सेल्सियस। तो एंडर्स सेल्सियस ने खोज की थी किसकी, सेल्सियस की। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज्ड। टू फाइंड आउट माने पता लगाने के लिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान और कम से कम तापमान का पता लगाने के लिए किसी भी दिन का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना है। किसी भी जगह का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसका पता लगाने के लिए हम एक स्पेशल यानी विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यानी औजार यूज करते हैं और उसका नाम क्या है, 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे इज कॉल्ड द ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब किसी भी स्थान का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है, देखिए लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे इज कॉल्ड ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये मान लीजिए मैक्सिमम है और ये मान लीजिए मिनिमम है, इनके बीच जो अंतर होगा, मान लीजिए यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम है और 20 डिग्री मिनिमम है, तो अंतर कितने को होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी 20 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहेंगे, ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यानी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम कहेंगे ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। आगे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन, ये तो हो गया नहीं,
एक बार फिर से देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए ईयर इज नोन एज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर दूसरी बात कही गई है कि किसी एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है उसे तो कहा गया ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जब एक साल का समय लेंगे, यहाँ एक दिन की बात है, यहाँ एक दिन के अंतराल में मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस लिया गया है। लेकिन जब एक साल यानी कि 365 दिन में हम देखेंगे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और जो मिनिमम टेम्परेचर रहा, इसके बीच जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। उसे क्या कहेंगे? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये डिफरेंस हो जाएगा ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एक दिन के अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको कहा जाता है, जबकि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एक साल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को कहा जाता है। We can find out the average temperature of the day by adding maximum and minimum temperature of the day and dividing it by 2। अब यहाँ पर हम एवरेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे बाय एडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड डिवाइडिंग इट बाई 2। मान लीजिए किसी दिन में मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और मिनिमम हम ले लेते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक दिन का मैक्सिमम है और एक दिन का मिनिमम है। अब इसके एवरेज हमको निकालना होगा तो हम इसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 15 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे और इस 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एवरेज टेम्परेचर को हम कैसे निकालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे हमको यहाँ से पढ़ना है डू यू नो। इस फैक्ट से हमको पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।